नमस्कार। हम सुषमा के चश्मा में स्वागतम के अंतर्गत आज स्वागत करने जा रहे हैं डॉक्टर माणिक मृगेश जी का और उनकी सहधर्मिणी सावित्री जी का। डॉक्टर माणिक मृगेश जी किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। हास्य व्यंग के सुप्रसिद्ध कवि और एक सशक्त हस्ताक्षर हैं। तो चलिए मिलते हैं स्वागतम की अगली कड़ी में डॉक्टर माणिक मृगेश जी से। तो जैसा कि अभी हमने आपको बताया कि हम आज मिलने जा रहे हैं डॉक्टर माणिक मृगेश जी से। ये एक हास्य कवि हैं, व्यंग्यकार हैं। कई पुस्तकें इन्होंने लिखी हैं भाषा विज्ञान के ऊपर और अखिल भारतीय कवि सम्मेलनों का आयोजन भी इन्होंने कराया है। बड़ौदा में हिंदी को बहुत ऊंचाइयों तक इन्होंने पहुंचाया है। इन्होंने बड़ौदा में रिफाइनरी में राजभाषा अधिकारी के रूप में पदभार ग्रहण किया था। उसके बाद बहुत सी ऊंचाइयां छुई हैं। तो चलिए हम जानते हैं मृगेश जी, हम आपसे जानना चाहते हैं कि आपकी रिफाइनरी की यात्रा कैसी रही। बड़ौदा में आपने बहुत सारा हिंदी के लिए काम किया है, तो थोड़ा विस्तार से बताइएगा। सबसे पहले मैं सुषमा का चश्मा की संचालिका श्रीमती सुषमा श्रीवास्तव, जो कि बहुत ही प्रतिभावान कवयित्री हैं, रचनाकार हैं, बाल साहित्यकार हैं, उनके प्रति आभार ज्ञापित करता हूँ कि उन्होंने मुझे अपने इस यूट्यूब के लिए साक्षात्कार के लिए चुना। मित्रों, जहाँ तक प्रश्न है मेरा, तो मैं आपको बता दूँ कि मैंने पढ़ते पढ़ते सारी अपनी शिक्षा प्राप्त की है। मैंने बीए में कर रहा था, तभी मेरी नौकरी भी लगी थी, छोटी सी इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड। कहाँ से किया है आपने? मैंने अलीगढ़ से किया है। अच्छा। और मैं बीए कर रहा था, तभी मेरी इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड उत्तर प्रदेश में छोटी सी नौकरी क्लर्क की लग गई। उसके बाद फिर मैंने एलएलबी किया और उसके बाद पढ़ता रहा। और उसके बाद भारत की जो आरबीआई की एक सब्सिडरी बैंक थी आईडीबीआई, उसमें दिल्ली में पोस्टिंग मिल गई। वहाँ मालूम पड़ा कि हिंदी अधिकारी होती हैं और हिंदी अधिकारी की जो क्वालिफिकेशन होती है वो एमए हिंदी होती है। मैंने पार्ट टाइम दिल्ली यूनिवर्सिटी में एमए ज्वाइन कर लिया और वहाँ से एमए किया, फिर एमफिल किया और उसके बाद फिर मैंने हिंदी अधिकारी के लिए अप्लाई किया। तो एयर इंडिया का होटल था सेंटोर, उसमें सबसे पहली नौकरी मुझे मिली सहायक हिंदी अधिकारी की 1983 में। उसके बाद वहाँ मैं रहा 11 महीने। उसके बाद फिर मैं सिंडिकेट बैंक के हेडक्वार्टर में सेलेक्ट हो गया मणिपाल में, वहाँ रहा 3 महीने। उसके बाद इंडियन ऑयल में आ गया और मैं इंडियन ऑयल में आ गया 1984 में। उसका रिफाइनरी में पहली पोस्टिंग हुई। उसके बाद ट्रांसफ़र पर गुजरात आए और गुजरात में रहे और उसके बाद फिर एक बार मुख्यालय दिल्ली भी चले गए, फिर उसके बाद गुजरात आ गए। इस तरह से गुजरात में काफ़ी 1990 से हम लगभग गुजरात में हैं। बीच में एक कार्यकाल दिल्ली का जरूर रहा, लेकिन ज़्यादातर हमारा समय गुजरात में बड़ोदरा में ही बीता। 1990 से। 1990। अच्छा, आप सेवानिवृत्ति के अवसर पर किस पद पर थे? सेवानिवृत्ति हुई हमारी 30/9/2012 को और वरिष्ठ प्रबंधक राजभाषा और एचआर गई, उस पद से हमारी सेवानिवृत्ति हुई। तो वो इसको वरिष्ठ, इसको इंग्लिश में सीनियर मैनेजर एचआर जी। क्योंकि आजकल बच्चे रोज को समझ नहीं पाते हैं। हाँ जी। और सेवानिवृत्ति के समय मुझे याद आता है, जहाँ तक आपका बहुत भव्य आयोजन हुआ था आपको विदाई देने के लिए, तो हमने भी उसमें भाग लिया था और एक कविता बोली थी। उसके बाद सेवानिवृत्ति के बाद भी आप सक्रिय रहे हैं, आप हिंदी के कार्यक्रम कराते रहे हैं और एक संस्था भी बनाई है। बताइए ना कुछ उसके बारे में। देखिए, पहली बात तो मैं बताऊं कि मैं बहुत सौभाग्यशाली रहा कि मैंने इंडियन ऑयल ज्वाइन किया। जी। इंडियन ऑयल ज्वाइन किया तभी मेरा सिलेक्शन बीडीओ में, उत्तर प्रदेश में जो पीसीएस सेवा होती है, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, वो बहुत बड़ी पोस्ट होती है। अच्छा। तो मैंने वो नहीं ज्वाइन की और मैंने इंडियन ऑयल ज्वाइन किया और अच्छा ही किया मैंने, क्योंकि इंडियन ऑयल भारत की महारत्न कंपनी है और यहाँ पर संसाधनों की कोई कमी नहीं है। हाँ जी। यहाँ जो कोई आदमी को जो भी करना चाहता है कर्मचारी अधिकारी वो कर सकता है, भले उसमें जो है उत्कंठा होनी चाहिए करने की।
तो मुझे इंडियन ऑयल मिला, तो इंडियन ऑयल ने कभी रोका नहीं किसी काम के लिए। तो उसके रहते हुए हमने बहुत बड़े 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 आयोजन किए यहाँ पर किए। सर 1990 में जब आया, मैंने फिर यहाँ पर सबसे पहले हिंदी अधिकारियों का एक सम्मेलन किया वडोदरा का, फिर गुजरात का किया, फिर पूरे पश्चिम क्षेत्र का किया, फिर अखिल भारतीय स्तर की बहुत सारी प्रतियोगिताएं करवाई और उस तरह की राजभाषा सम्मेलन। आपने शिक्षकों के लिए भी कुछ किया है? शिक्षकों के लिए बहुत किया। केंद्रीय हाँ, विद्यालय में। 1993 में हमने पूरे वडोदरा के शिक्षक, जितने बड़े शिक्षक हैं जी, उनके लिए हमने रिफाइनरी में कार्यक्रम किया। और उसके बाद तो ये हमारा एक नियमित कार्यक्रम था कि गुजरात रिफाइनरी में हम हर साल एक शिक्षकों के लिए कार्यक्रम, एक कार्यशाला जो वर्तनी आधारित होती थी, तो वो हम करते थे। तो शिक्षकों के लिए हमने किया। तो इस तरह से 2012 में जब रिटायर हुए हम, तो फिर उसके बाद हमने एक पश्चिमांचल हिंदी प्रचार समिति का गठन किया, जिसमें आप भी इसकी आजीवन सदस्य हैं। और समिति भी उसी तरह के कार्यक्रम कर रही है, काफ़ी कार्यक्रम कर रही है। गुजरात में एक अच्छा खास उसका नाम है। और इसमें क्योंकि आप जैसे बहुत सारे प्रतिभावान कवयित्रियाँ हैं, तो सब इसलिए बहुत अच्छा इस समय ठीक चल रही है। और पुस्तकें भी आपकी प्रकाशित हुई हैं, काफ़ी कॉलम भी लिखे हैं पेपर में आपने। ये बहुत बड़ी खुशी की बात है आपको बताते हुए कि पहले तो ये कि मुझे भोलानाथ तिवारी जैसे भाषावेद मेरे गुरु रहे, जिनके अधीन मैंने एमफिल किया और पीएचडी की भी भूमिका उन्हीं के अंदर में बनी। तो भाषा विज्ञान के क्षेत्र में लाने का श्रेय भाषावेद भोलानाथ तिवारी को जाता है। और ये भी बड़ी खुशी की बात है कि उस क्लास में हमारे क्लास फेलो थे जो भारत की सबसे बड़ी प्रकाशक हिंदी की संस्था है वाणी प्रकाशन जी, उसके संचालक और उसके निर्देशक श्री अरुण माहेश्वरी मेरे क्लास फेलो थे। अच्छा। तो ये बहुत खुशी की बात रही कि उन्होंने धीरे धीरे, उनकी भी बहुत छोटी दुकान थी कमला नगर में, बहुत छोटी खोली में दुकान थी। उन्होंने बड़ी मेहनत की और मेहनत करते करते आज भारत की नहीं पूरे संसार की एक हिंदी की जो प्रकाशक है वो सबसे बड़ा प्रकाशक वाणी प्रकाशन है। तो वाणी प्रकाशन ने जो जब मेरी मित्र इनका थोड़ा सा अच्छा प्रकाशन चल गया, तो उन्होंने सबसे पहली किताब खुद कहा उन्होंने कि भाई आप मुझे अपना मैटर दें और किताब छापते। तो राजभाषा विविधा उन्होंने, राजभाषा विविधा पहली किताब थी, राजभाषा विविधा उन्होंने, और उसका शायद लोकार्पण 1993 में हुआ था। अच्छा। और हाँ, यह एक राजभाषा सम्मेलन था वाणिज्य भवन में, उसमें हुआ था। और उसमें शायद अरुण माहेश्वरी भी आई थी, मुझे ऐसा लगता है। अच्छा। तो उसके बाद तो फिर अरुण माहेश्वरी ने हमारी बहुत किताबें की, राजभाषा की प्रवृत्तियाँ छापा, राजभाषा अनुप्रयुक्त राजभाषा विज्ञान छापा, और भूमंडलीकरण हिंदी छापा, और एक हास्य व्यंग की किताब छापी हमारी, हास्य व्यंग के रंग छापी। और उसके बाद दूसरी किताब एक और छापा, और अभी हमारा हास्य शतक छापा है उन्होंने, और एक देश गीत छापी है हास्य शतक। और इसमें 100 कविताएँ हास्य की और 20 कवि हमने संकलित की उसमें। अच्छा। तो संपादन मेरा ये। अच्छा। इस तरह से ये चल रहा था। तो ये अच्छा रहा कि और विश्व हिंदी सम्मेलन वगैरह भी। हाँ, विश्व हिंदी सम्मेलन तो मेरा एक 1983 में हुआ दिल्ली में। और दिल्ली में पहला ही सम्मेलन था ये। इंदिरा गांधी जी ने उसका लोकार्पण किया था और उद्घाटन किया था। इंदिरा गांधी स्टेडियम है दिल्ली में, वहाँ पर हुआ था। तो मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ कि 1983 में उस राजभाषा सम्मेलन में मैं सम्मिलित हुआ। बहुत सारे पुरस्कार भी आपको मिले हैं, उनमें से सर्वोच्च आपको याद हो कोई? हाँ, मुझे जो सबसे जो अच्छा पुरस्कार है, मेरा मानता हूँ मैं उसको, मेरी जो ये समाचार पत्रों की भाषा, ये मेरी थीसिस का विषय था और ये वाणी प्रकाशन ने किताब के रूप में छाप दी। अच्छा। और ये मैंने सबमिट की, सूचना प्रसारण मंत्रालय के प्रकाशन विभाग एक पुरस्कार देता था, भारतेंदु पुरस्कार। तो उसके अंतर्गत मुझे 1989 की बात है, उसमें मुझे भारतेंदु मान पुरस्कार प्राप्त हुआ। तो सबसे बड़ा पुरस्कार तो मैं इसी को मानता हूँ। और उसके बाद तो राजभाषा के क्षेत्र में तो हमें नराकाश के लिए और राष्ट्रपति पुरस्कार भी मिलते रहे जी। और आडवाणी जी ने भी हमें सम्मानित किया है, वो प्रधानमंत्री थे तब। जी हाँ। इस तरह से पुरस्कार ये तो इस तरह से राजभाषा के तो मिलते ही रहे। आपको इस क्षेत्र में, क्योंकि आजकल तो देखिए
साहित्य की दुनिया में जैसे कठिनाइयाँ बहुत हैं, खासकर कविता के क्षेत्र में, तो आपको कोई ऐसी समस्या आई है कभी कि कैसे आगे बढ़ाया जाए अपनी संस्था को, पश्चिमांचल हिंदी प्रचारणी सभा, और जो भी आप करते हैं कि आप चलो बंद कर दें, क्या करें, कुछ हो नहीं रहा, ऐसा कभी लगा क्या आपको? नहीं, मुझे नहीं लगा, क्योंकि एक तो मेरे पास जो मेरे साथ साथी जुड़े हुए हैं जी। तो वो बहुत अच्छे हैं, और फिर चूँकि मैंने अपने कार्यकाल में जो राजभाषा के क्षेत्र में जो अंडरटेकिंग्स हैं, जैसे पावर ग्रिड है, एनटीपीसी है, ओएनजीसी है, गेल है, इनके साथ काफ़ी बहुत अच्छा संपर्क रहा। तो ये संस्थान अभी भी मेरे साथ सहयोग कर रहे हैं और मेरी समिति को सहयोग दे रहे हैं, और मुझे तो अभी तक कोई ऐसा कुछ नहीं लगा। और आपको आगे भी अभी बहुत सारे कार्यक्रम कराने हैं, है ना? हाँ, कराते हैं। हौसले बुलंद हैं। हमारे नियमित कार्यक्रम है, देखिए एक हिंदी दिवस का कार्यक्रम होता है, हाँ। विश्व हिंदी दिवस का कार्यक्रम होता है, हाँ। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस बहुत अच्छी स्केल पर हाँ। करते हैं, हाँ। प्रेमचंद जयंती हम बहुत अच्छी स्केल पर करते हैं, हाँ। कबीर जयंती हम बहुत अच्छी स्केल पर करते हैं। ये 5 कार्यक्रम तो हमारे बहुत अच्छे कार्यक्रमों में से होते हैं। हाँ, लोकगीत का भी करा देते हैं कभी कभी आप? होली पर कराते हैं। हाँ। होली पर एक लोकगीत का कार्यक्रम भी रहता है हमारा, और इस तरह की आपने अपने साहित्य की यात्रा के बारे में भी बताया और अपनी सर्विस के बारे में भी बताया रिफाइनरी की। इस सब के लिए हम आपका आभार व्यक्त करते हैं, लेकिन अभी आपको हम छुटकारा नहीं दे रहे हैं, क्योंकि जाने माने हास्य कवि के सामने हम बैठे हैं, क्यों, है ना? तो हमको कम से कम आपकी कुछ कविताएं ज़रूर हमें सुना दीजिएगा, ताकि हम लोगों तक पहुंचा सकें अपने चैनल के माध्यम से। सुनाइए। देखिए, मैं 2-3 रचनाएं आप लोगों को सुना देता हूँ। तो सबसे पहली तो रचना मैंने लिखी थी, एक प्रतिनिधि रचना के रूप में भी जानी जाती है। मैंने फूलन देवी के माध्यम से पूरे देश की जो राजनीति है, हाँ। उसको चित्रित किया है। वो देखिए कि आप जानते हैं कि फूलन देवी संसद के लिए चुनी गई थी, हाँ। और उनकी पृष्ठभूमि भी आप सभी लोग परिचित हैं। तो जब संसद के लिए चुनी गई, संसद में पहुंची, तो उस समय की एक छोटी क्षणिका देखिए। जी। फूलन से पत्रकारों ने किया प्रश्न, हाँ जी। फूलन से पत्रकारों ने किया प्रश्न, संयोग से वियोग से या राजनीतिक संस्करण से आपका हो गया है संसद के लिए चयन, तो संसद में बैठते हुए आपको कैसा लग रहा है? तो संसद में बैठते हुए आपको कैसा लग रहा है? फूलन बोली, अपने परिवार के साथ बैठने में अच्छा ही लग रहा है। वाह, क्या बात। यानी फूलन से कम कोई नहीं, बहुत बढ़िया। फूलन की बाप है। हाँ। एक देखिए रचनाओं देखिए, कहते लोग बात कि अकेला चना भार नहीं फोड़ सकता, हाँ। लेकिन मैंने एक रचना लिखी है कि उसकी उसमें दिखाया कि अकेला चना भार फोड़ सकता है। अच्छा। अध्यापक ने करके स्वर ऊंचा, छात्र से प्रश्न पूछा, बताओ बेटे क्या अकेला चना भार फोड़ सकता है? अध्यापक ने करके स्वर ऊंचा, छात्र से प्रश्न पूछा कि बताओ बेटे क्या अकेला चना भार फोड़ सकता है? छात्र बोला, हाँ सर, फोड़ सकता और तोड़ सकता है। अच्छा। तो बताओ उदाहरण। हाँ। छात्र बोला, सर टीएन शेषन, सर टीएन शेषन। तो देखिए टीएन शेषन ने कितना कमाल करके दिखा दिया, आप सभी जानते हैं। और एक श्रोता लोगों को भी एक व्यंग देखिए, एक व्यंग देखिए, एक व्यंग देखिए जी। हमारे श्रोता तो बहुत बिजी है कि करगिल युद्ध के दौरान दिल्ली के एक अस्पताल में, करगिल युद्ध के दौरान दिल्ली के एक अस्पताल में जो ही एक डॉक्टर ने एक घायल सैनिक को खून चढ़ाना चाहा, तो घायल सैनिक ने डॉक्टर को फौरन रोका और उसे टोका, अरे डॉक्टर ये बता, ये खून किसी नेता का तो नहीं? अरे डॉक्टर ये बता, ये खून किसी नेता का तो नहीं? अगर नेता का खून हो तो मत चढ़ाना। अच्छा। क्योंकि अगर नेता का खून चढ़ा दिया तो सरहद पर जाकर के अपना रंग दिखाएगा, अगर दुश्मन ने डाल दिया चारा
तो चढ़ने वो लग चढ़ने जाएगा। लग जाएगा। बहुत खूब। दुश्मन ने डाल दिया चारा तो चढ़ने लग जाएगा। अगर दुश्मन ने दिखा दिया सूटकेस हाँ। तो छोड़ देगा बंदूक, भाड़ में जाए देश। इसलिए रे डॉक्टर, किसी घायल सैनिक को, किसी नेता का खून मत चढ़ाना भूलकर। अगर चढ़ाना तो किसी नौजवान, किसान या मजदूर का खून चढ़ाना, जो खून है, जिसमें राष्ट्रीय भावना का एक जुनून अद्भुत है। जुनून है। वाह, वाह, वाह। देखिए, राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत भी है। हास्य के बीच में राष्ट्रीय भावना लाई गई है। धन्य है आप, बहुत बढ़िया आपकी रचनाएं हैं। तरणतर मिला था भैया, तरणतर मिला की इनकी मांग हो रही है, वो जरूर है। हाँ, भाभी जी की मांग देखिए, तो आपको पूरी करनी पड़ेगी। देखिए कि गुजरात में एक अंतर्राष्ट्रीय मेला कह सकते हैं, एक बहुत ही लोकप्रिय मेला। और लोकप्रिय मेलाओं के पीछे कुछ न कुछ उनके आख्यान जुड़े होंगे। तो आपकी जानकारी के लिए, सारी श्रोताओं की जानकारी के लिए मैं बता देता हूँ कि गुजरात में भादों के महीने में और एक मेला लगता है, मेला तरणेतर। ये तरणेतर कहाँ पर है? ये तरणेतर है सुरेंद्र नगर में एक जगह, थानगढ़। थानगढ़ छोटा सा कस्बा है और उसके पास में ही जगह है तरणेतर। तरणेतर क्या था कि वहाँ भगवान शिव का तीसरा नेत्र, वो अच्छा। मंदिर था त्रिनेत्रेश्वर। तो त्रिनेत्रेश्वर बिगड़ते बिगड़ते अपभ्रंश होते होते हो गया तरणेतर। अच्छा। तो वहाँ तरणेतर के मेले में हर साल एक मेला लगता है। और उस मेले की क्या खास खूबी है? हाँ। ये एक अंतर्राष्ट्रीय मेला है, इसमें पूरे देश विदेश से लोग आते हैं मेले में। मैं भी गया हूँ उस मेले में। तो इस मेले की क्या खास खूबी है, इसमें अपनी इस रचना, हास्य रचना के माध्यम से जी। मैं बता रहा हूँ कि गुजरात की खास खूबी है कि ये भी है, एक लोक मेला भी है तरणेतर। आराम से। कि एक दिन हमारे सौराष्ट्रीय मित्र भोले, एक दिन हमारे सौराष्ट्रीय मित्र भोले हमसे बोले कि एक दिन हमारे सौराष्ट्रीय मित्र भोले हमसे बोले, मृगेश जी, कभी सम्मेलनों की ही हाँकते हो या कुछ मेला, दशहरा, तीज त्योहारों के बारे में भी जानते हो? हाँ जी, बहुत बढ़िया। अरे मेला तरणेतर जाइए, जीवन को सरस बनाइए। हमने कहा ठीक है मित्रवर, जाएंगे, लेकिन इस मेले की कोई खास खूबी तो बताइए। उन्होंने जो बताया आख्यान, आप भी सुनिए श्रीमान, कि इस मेले में आदिवासी अविवाहित युवक रंग बिरंगा सजा धजा छाता लेकर आते हैं, पूरे मेले में घुमाते हैं। जो युवती, जो तरुणी उनके छाते में आ जाती है, हमेशा हमेशा के लिए उनकी हो जाती है, यानी कि परिणय सूत्र में बंध जाती है, यानी कि परिणय सूत्र में बंध जाती है। इतना सुन अपन का मन भी ललचाया। अच्छा। और भोर होते ही मेला तरणेतर जाने का प्लान बनाया। घर आकर अर्धांगिनी को बताया, आ गई तो सुनती हो जाओ। कल मेला तरणेतर जाना है, सुनती हो कल मेला तरणेतर जाना है। हाँ जी। वहाँ आए हुए कलाकारों से एक इंटरव्यू लाना है। हाँ। असली बात नहीं बताई कि कल मेला तरणेतर जाना है, वहाँ आए हुए कलाकारों से एक इंटरव्यू लाना है। इतना सुन पत्नी मुस्कुराई, ठीक है चले जाना, मगर छाता मन ले जाना। चले जाना मगर छाता मन ले जाना। इतना सुन हमारे अरमानों पे फिर गया पानी। अरे इनको कैसे मालूम पड़ गई ये राम कहानी? हमने कहा देवयानी, तुमने सब कर दिया गुड़गोबर, तुम कहती हो छाता मन ले जाना। और हमने बहुत बड़े छाते के लिए दिया था ऑर्डर, ताकि 10-20 युवतियाँ आ जाएं, जीवन को खूब सरस बनाएं। अब आप ही बताओ मित्रों, इस छाते को हम कहाँ ले जाएं, कहाँ घुमाएं, कहाँ ले जाएं, कहाँ घुमाएं? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। बहुत अच्छा। आशा है कि आपको हमारी ये नई पहल अच्छी लगी होगी। तो इसके बारे में आपके क्या विचार हैं, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करें। थैंक यू।